अब बड़े आदमी को आप अप्रोच करोगे, आप नहीं हो, ठीक है। बड़ा आदमी के पास जब आप जाते हो तो ऑब्वियसली उसके नॉलेज, उसके स्किल्स आपके हायर लेवल के होते हैं, फाइन। वो आपको ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा कि आप जवाब नहीं दे पाओगे, फिर आपको लगता है कि ये गलत लाइन में, मैं गलत इंडस्ट्री में आ गया। जीरो दा क्या किया, कोल्ड कॉलिंग किया, लेकिन घर घर घुसा, फिजिकली नहीं, डिजिटली। अगर जो भी ट्रेनर ये समझता है कि कोल्ड कॉलिंग मतलब हार्ड वर्क है, तो शायद वो ज़मीनी हकीकत से उनका ताल्लुक छूट चुका है शायद, है ना। बिकॉज इन्होंने कभी बल्लेबाजी नहीं की, अभी लोगों को बैटिंग सिखा रहे हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। जो लोगों ने कभी गेंदबाजी नहीं किया वो बॉलिंग सिखा रहे हैं, और जिनको स्विमिंग नहीं आता वो बोलते पानी में कैसे तैरना चाहिए मैं सिखाऊंगा आपको। वो इंग्लिश 2 लाइन नहीं बोल सकता, लेकिन तुमको HNI का ट्रेनिंग दे रहे हो। अब देखिए कितना बड़ा ये विडंबना है आप लोग को, कितना बड़ा पैराडॉक्स है। ऐसा कौन सा कोर्स है जो एक दिन सीखने से आदमी एजेंट MDRT बन जाए? बाप मरेगा तो क्या मिलेगा, बच्चा मरेगा तो क्या मिलेगा, और पढ़ाई लिखाई कर लोगे तो एजुकेशन प्लानिंग कर लो, चाइल्ड मैरिज का प्रोविजन कर लो, वो सब अभी नहीं चलता सर। एक संदीप महेश्वरी के एक प्रोग्राम में सुनील पाल करके कॉमेडियन आया था। हाँ जानता हूँ। तो उसने बोला था कि आजकल माहौल कुछ ऐसा है कि एक पत्थर उठा के अगर भीड़ में फेंकी जाए तो जिसके सर पे गिरेगी वो ट्रेनर होगा। हेलो अनिल जी, हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू हमारे ऑफिस में आप आए। आइए मैं यहाँ से थोड़ा शुरुआत करता हूँ। यस, आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमारे, आप बोल सकते हैं हमारी बिल्डिंग की बालकनी है, या और यहाँ का नज़ारा थोड़ा सा देखने लायक है। काफ़ी अच्छा। मैं आपको यहीं से शुरू करता हूँ। और मानसून होने की वजह से और ज़्यादा प्यारा लगता है। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। तो आगे यहाँ पे आगे पहाड़ है वो दिखते हैं, और ये जो नज़ारा है, ये नज़ारा बहुत प्यारा नज़ारा है। ऐसा लग रहा है जैसे न्यूयॉर्क के किसी बिल्डिंग में बैठे हुए हैं। सही है, सही है। ऑफिस की बिल्डिंग भी काफ़ी अच्छा है। करेक्ट करेक्ट। आइए सर, आइए। So this is our office, business intelligence. We started with the concept business को intelligence के साथ में करिए। Yes, yes। आइए सर, प्लीज। Yeah, थैंक यू। So अनिल जी, how did you find my office? बहुत बहुत बढ़िया। छोटा है लेकिन बट लोकेशन, आई मीन ये बिल्डिंग बहुत प्यारा है। आई मीन प्रॉपर कॉर्पोरेट जैसा होता है वैसा लगता है। मतलब मैं तो इंडिया बुल्स का जो देखता हूँ या वाधवा बिल्डर्स का जो कॉर्पोरेट्स देखता हूँ, उस तरह से गेट है, फीलिंग है। सो ऑब्वियसली वाइब्स अच्छे हैं ऑफिस के। बाकी छोटा बड़ा तो ठीक है, वो हो जाएगा बड़ा। आज छोटा हो कल बड़ा भी हो जाएगा। आप आए हैं, आपके चरण स्पर्श हुए हैं तो बड़ा भी हो जाएगा। आज छोटा है कल बड़ा हो जाएगा। छोटे से लोग शुरुआत करते हैं, बड़े से छोटा होना गलत है, छोटे से बड़ा होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। तो आप सही रास्ते पर हैं। आप आए हैं अनिल जी, आप आए हैं। तो मेरे दिमाग में ये था, आप आए हैं, एक ऑफिस भी देख लेंगे, और कुछ आपके पास जो इतना सारा नॉलेज है, आपने कुछ अलग अलग जगह से जो नॉलेज निकाला है वो भी थोड़ा सा एडवाइजर्स को देने की कोशिश करेंगे। तो मेरे दिमाग में ये था अनिल जी कि क्या आप कोई ऐसी चीज़ हमें बता सकते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स को ये पता ही नहीं है कि मुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए। एक तो है कि मुझे ये चीज़ नहीं पता है, ये मुझे पता है, लेकिन एक ही है कि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए, कि ये चीज़ अगर मुझे पता होती तो उससे मैं अपना ग्रोथ कर पाता। तो आपको क्या लगता है कि वो क्या चीज़ है जो फाइनेंशियल एडवाइजर को अनजान है उससे? ओके, सो मोटे तौर पे अपन दो कैटेगरी में बांट सकते हैं एडवाइजर्स को। एक जो कैटेगरी जिसको आप बोल सकते हैं कि नए एडवाइजर्स है, रिलेटिवली नए हैं, 5-7 साल हुआ है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में या उससे कम हुआ है, और दूसरे ऐसे हैं जिनको 5 साल से ज़्यादा हो गया, या 10 साल या 10 साल से ज़्यादा हो गया। सो विच मीन्स एक नोविस कैटेगरी है, दूसरा सीजनड लोग हैं ना। तो जो नए हैं, जिनको अभी इंडस्ट्री में 5 या 7 साल से नीचे कम हुआ है, उनको बेसिक्स पे ही फोकस रखना चाहिए। विच मीन्स उनको टिकट साइज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए। शुरुआत में लोग गलती यही करते हैं कि चलो एक ही बड़ी पॉलिसी बेच लेंगे, एक ही बड़ा सेल कर लेंगे, और एक ही बड़े सेल में TOT COT मल्टीपल TOT कर लेंगे। रियल लाइफ डजंट वर्क लाइक दैट, रियल लाइफ में आपको क्या करना पड़ेगा कि यू हैव टू गो थ्रू द ग्राइंड, देयर इज नो शॉर्टकट। हाँ, आपकी किस्मत अच्छी हो तो एक बड़ा सेल मिल सकता है, आप 1 साल TOT कर लोगे, 1 साल मल्टीपल TOT भी कर लोगे, लेकिन शायद वो आपकी ज़िंदगी का फर्स्ट और लास्ट ईयर ही होगा। उसके पहले नहीं आपने कभी TOT किया होगा, ना शायद उसके बाद आप कभी कर पाओगे। सो अगर आपको सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल खड़ा करना है जिसमें ग्रोथ हो ईयर ऑन ईयर, तो ऑब्वियसली आपको हुनर पे ही काम करना पड़ेगा। विच मीन्स
इनिशियली आप कोशिश कीजिए छोटे छोटे सेल्स से आप चालू करिए, जैसे जैसे आपका सेल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर ग्रेजुअली फिर आपको एचएनआईज़ को पकड़ना चाहिए। गलती शुरू में नए एजेंट्स यही करते हैं कि वो बड़े मतलब लिस्ट बनाते हैं प्रॉस्पेक्ट का और उसमें सबसे पहले बड़ा जो आदमी होता है पहले उसको अप्रोच करने का सोचते हैं। अब बड़े आदमी को आप अप्रोच करोगे, आप नहीं हो, ठीक है, बड़ा आदमी के पास जब आप जाते हो तो ऑब्वियसली उसके नॉलेज, उसके स्किल्स आपके हायर लेवल के होते हैं, फाइन। वो आपको ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा कि आप जवाब नहीं दे पाओगे, फिर आपको लगता है कि ये गलत लाइन में मैं गलत इंडस्ट्री में आ गया। मेरे हिसाब से ना कोई भी एडवाइज़र अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आता है तो उसको सबसे पहले उनके प्रॉस्पेक्ट लिस्ट में जो भी सबसे कम इकोनॉमिकली वीक हैं उधर से स्टार्ट करना चाहिए और फिर ग्रेजुअली बिल्ड करना चाहिए। बिकॉज फिर क्या होता है कि छोटे जब आप इनिशियल लेवल पे, बेसिक लेवल पे काम करते हो, जो इकोनॉमिकली वीकर लोग हैं तो उनके क्वेश्चंस भी बहुत हैं, उनके ऑब्जेक्शंस भी बहुत छोटे लेवल के होते हैं जो आप हैंडल कर पाओगे सक्सेसफुली और फिर आप वो सेल कर पाओगे। और फिर वहाँ से जब आपका सेल चालू होगा, मान लीजिए आपने एक महीने का ₹1,00,000 कमाने वाले का आपने सेल कर लिया, उसके बाद आप 2 लाख वाले को अप्रोच करेंगे, 5 लाख वाले को अप्रोच करेंगे। व्हेन यू ग्रेजुअली बिल्डअप ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जब कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है आपका तो आप फिर जब उस लेवल पे आप पहुंचते हो जो आदमी महीने का 1 करोड़ कमा रहा है या 10 करोड़ कमा रहा है तो वहाँ भी आप सेल कर पाओगे। मुसीबत यही होता है कि लोग पहले ऊपर से चालू करना चाहते हैं, ये रियलाइज़ नहीं करते कि उनका फाउंडेशन वीक है, वो उस लेवल के ऑब्जेक्शंस को हैंडल नहीं कर पाएंगे और फिर मार पड़ती है बिकॉज वो लेवल के हैं ऑब्जेक्शंस अलग होते हैं। तो ये तो हो गए एक कैटेगरी के एडवाइजर्स। दूसरे कैटेगरी के एडवाइजर्स होते हैं जो सीजनड हैं। अब ये सीजनड लोग जो हैं जिनको 10 साल या 10 साल से ज़्यादा हो गया, इंडिया में मैं एक चीज़ देखता हूँ बहुत बड़ा मुझे ये चैलेंज लगता है ना कि लोग सिर्फ रेफरल्स पे ज़्यादा फोकस रखते हैं ना, कोल्ड कॉलिंग बहुत कम एडवाइजर्स करते हैं और कोल्ड कॉलिंग में ही बड़ा बिजनेस है। बिकॉज आप कितने लोगों को जानते हो, 100, 200, 300, 500, कितने, उसके बाद क्या करोगे आप? अच्छा, रेफरल्स में आपको इतने रेफरल्स नहीं मिलते कि आप महीने में, वीक में 12-15 क्लाइंट मीटिंग कर पाओ या महीने में 50-60 क्लाइंट मीटिंग कर पाओ। तो आपको रेफरल्स अगर कम मिलेगा तो आपका बिजनेस कम होगा। सो इनको कोल्ड कॉलिंग पे फोकस करना चाहिए क्योंकि सीनियर लोगों को, बिकॉज इनके स्किल्स बन चुके हैं, ये लोग एग्जीक्यूशन में थोड़े वीक हो रहे हैं अभी इनको एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना चाहिए बिकॉज रेफरल्स आपके पास है। रेफरल से जितना हो सकता है उतना हो रहा है आपका, मतलब आधा MDRT, 1 MDRT, 2 MDRT, 3 MDRT। लेकिन अगर आपको मल्टीपल TOT पे पहुँचना है तो आपको कोल्ड कॉलिंग का सहारा लेना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट आई फील, ये 2 सेगमेंट में होना चाहिए। मतलब शुरुआत में अगर आप नए हैं तो आपको बेसिक्स पे काम करना चाहिए, अगर आप सीनियर हैं तो आपको सिर्फ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, आपको रेफरेंस के अलावा कोल्ड कॉलिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। आपकी पहली बात तो मुझे समझ में आई कि धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, लोग जंप कर जाते हैं और उसी में मार खा जाते हैं। ये दूसरी बात में थोड़ा सा अगर आप मुझे और समझा पाएँ, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि लोग पहले कोल्ड कॉलिंग करते थे लेकिन फिर अभी जो ट्रेनर्स आ रहे हैं वो बोलते हैं कोल्ड कॉलिंग नहीं करना चाहिए, ये एक हार्ड वर्क काइंड ऑफ चीज़ है, स्मार्ट वर्क नहीं है, और रेफरल पे काम करेंगे तो ये एक स्मार्ट वर्क है। सो किसने कहा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा कोल्ड कॉलिंग के लिए? वो ज़माना गया। अगर जो भी ट्रेनर ये समझता है कि कोल्ड कॉलिंग मतलब हार्ड वर्क है तो शायद वो ज़मीनी हकीकत से उनका ताल्लुक छूट चुका है शायद, बिकॉज भाई अभी पैसा कमाने के लिए 2 ही चीज़ चाहिए, 2-3 चीज़ चाहिए बेसिकली। एक वाईफाई कनेक्शन चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए और एक रेलेवेंट स्किल्स चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने ईमेल कैंपेन से 700 एजेंट बनाए थे मेरे ऑफिस के AC कैबिन में बैठ के। मैं कैबिन से निकला नहीं था ना, मेरे स्टाफ लोग कहीं निकले थे। वीक में 1 दिन में 1.5 घंटा देता था एक एजेंट रिक्रूट करने के लिए और ये सिलसिला मैंने 6 साल तक चलाया। वीक में 1 दिन 1.5 घंटा देता था 700 एजेंट बनाने के लिए। बाकी पूरा प्रोसेस डेलीगेटेड था, स्टाफ थे, टीम ऑफ पीपल थे जो लोग, अच्छा वो टीम ऑफ पीपल भी कोई बाहर नहीं जाता था, ऑफिस में बैठ के ईमेल करते थे। हम लोग जो कोल्ड कॉलिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं एटॉमिक ग्रोथ वाले, जितने भी है टूल्स हैं हमारे पास, एक भी टूल्स में हम ये नहीं बोलते तुम जाके चौराहे पे खड़े हो जाओ या बस स्टैंड पे खड़े हो जाओ या रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाओ। सवाल ही होता है ना, आप देखिए, मैं तो लोगों को बोलता हूँ अगर आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री का ओला, उबर, पेटीएम बनना है तो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है। फास्ट ग्रो करना है तो ठीक है। अगर आप इंक्रीमेंटल ग्रोथ से खुश हैं, आप कल 10,000 कमा रहे थे, आज 11,000 में आप खुश हैं, तो फिर गॉड ब्लेस यू, उसके लिए मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। बट अगर आप 10,000 का 1 लाख करना चाहते हो और 1 लाख का 10 लाख करना चाहते हो, जो ज़माना आज, जो अपॉर्चुनिटी आज अवेलेबल है, तो आपको ऑब्वियसली कोल्ड कॉलिंग के स्किल्स सीखने पड़ेंगे जो घर बैठे बैठे या ऑफिस में बैठे बैठे AC कैबिन से हो सकता है। अभी वो ज़माना गया कोल्ड कॉलिंग के लिए, मतलब आपको फिजिकली मूव करना है, गया और टाइम गया। सर आप देखिए, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले इनफॉर्मली बात कर रहे थे, ज़ीरोधा कैसे बना, क्यों मोतीलाल ओसवाल जो 30 साल से ब्रोकिंग बिजनेस में, उससे डबल इसका मार्केट शेयर हो गया 10 साल के अंदर। मोतीलाल ओसवाल का मॉडल क्या था?
पुराना मॉडल, फ्रेंचाइजी दो, फुट ऑन स्ट्रीट रहेगा, पब्लिक सेल्समैन या रिलेशनशिप मैनेजर घर घर जाएंगे, नॉक करेंगे, ऑफिस टू ऑफिस जाएंगे, नॉक करेंगे, और 3% का मार्केट शेयर उन्होंने बढ़ाया, 3.5% का मार्केट शेयर बनाया ब्रोकिंग बिजनेस में। तो पैर हाथ से इतना ही हो सकता है 30 साल में। ज़ीरोधा ने क्या किया, 10 साल में 7.5% का मार्केट शेयर खड़ा कर दिया अप्रॉक्सीमेटली। कैसे? कैबिन में बैठे बैठे ऑफिस में। कैबिन से मेरा मतलब है जो भी आपका ऑफिस का चेंबर है, साइज़ है, किसी का 10,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस होगा, किसी का 1,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस होगा, और उसमें ज़्यादा ऑफिस का स्क्वायर फीट भी ज़्यादा लगता नहीं है, बिकॉज टेक्नोलॉजी जब आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, वाईफाई चाहिए, और एक सॉफ्टवेयर चाहिए ना जो ये सब एक्टिविटीज़ लोगों का ट्रैक कर पाए कि कहाँ उनको ट्रैक्शन मिल रहा है, और उस ट्रैक्शन पे फिर वो ना काम करे। और फिर क्या किया ज़ीरोधा ने, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ा जो बैकडोर से ज़ीरोधा को प्रमोट कर रहे, तो लोगों को मालूम भी नहीं पड़ रहा था कि यार हम तो प्रमोट हो रहे हैं ना, और कोई हमको धकेल रहा है कहाँ, ज़ीरोधा की तरफ, क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजी आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रैक कर रहा था लोगों को ना। तो कहने का मतलब कोल्ड कॉलिंग वो थोड़ी है कि आपको यार रोड पे जाके खड़ा रहना है, एसटी स्टैंड पे, लोकल बीएसटी स्टैंड पे और रेलवे प्लेटफॉर्म पे, यार वो सब कौन करता है अभी यार। वो तो सही बात है। नहीं, कोल्ड कॉलिंग यानी कि वो फिर वो फिजिकली लोगों को अप्रोच करना वो दिमाग में आता था, बट व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, मैंने खुद 700 एजेंट्स बनाए थे ऑफिस के कैबिन में बैठ के, घर निकला नहीं मैं, और वीक में 1 दिन 1.5 घंटा देता था मैं 700 एजेंट बनाने की, वीक में एक दिन, वीक में एक दिन। और पॉसिबल है, आज भी सब कुछ पॉसिबल है। नहीं, इस तरीके से तो आपने बहुत सही बताया, ये पॉसिबल है आज के तारीख में, इससे ज़्यादा पॉसिबल है, बिकॉज मैंने जब बनाया था तभी, अभी मैं आपको बताऊँ 2008 में व्हाट्सएप नहीं था इंडिया में, चलता ही नहीं था, टेक्स्ट मैसेजेस भेजते थे हम लोग, है ना। आज आप देखिए इंस्टाग्राम है कि जितने भी है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लोग रील्स बना बना के प्रमोट कर रहे हैं अपने आप को। लोग पहले मार्केटिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, वैल्यू क्रिएट करते हैं, बाद में सेल करते हैं। करेक्ट। फाइन। पहले कैसा होता था, पहले रिलेशनशिप बनाओ और फिर सेल करो, अब वैल्यू क्रिएट डिलीवर करो और फिर सेल करो। सो वक्त बदल रहा है, वक्त के साथ जो लोग नहीं बदल रहे हैं उनको दिक्कत हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ट्रेनर्स को भी ये नहीं मालूम है, दे डोंट नो व्हाट दे डोंट नो, उनको ये नहीं पता है कि क्या नहीं पता है उनको, तो उतना ही गाइड कर पा रहे हैं जितना उनको पता है। तो ये प्रश्न पे आता हूँ। यस। लेकिन मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ उस जगह पर जहाँ पर बैठकर नॉर्मली मैं वीडियो शूट करता हूँ। ये तो हमारा गेस्ट के साथ में बैठने की जगह है। यस। तो आई विल टेक यू देयर। श्योर। और मैं आपसे यही प्रश्न के ऊपर थोड़ी डिटेल में जानकारी लेना चाहूँगा। आइए। तो अनिल जी, ये वो जगह है जहाँ पर मेरे जितने भी वीडियो बनते हैं या मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो यहाँ पर बैठ के लेता हूँ। यस। और एक ये मैंने देखा था अनिल जी, एक संदीप महेश्वरी के एक प्रोग्राम में सुनील पाल करके कॉमेडियन आया था। हाँ, जानता हूँ। तो उसने बोला था कि आजकल माहौल कुछ ऐसा है कि एक पत्थर उठा के अगर भीड़ में फेंकी जाए तो जिसके सर पे गिरेगी वो ट्रेनर होगा। तो आज जो है, आज की तारीख में ट्रेनर जो है ना, इतने लोग हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छे भी ट्रेनर हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये इंडिया का जो माहौल है, और आपकी भी ट्रेनिंग में बहुत रुचि है, और तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि जो भी ट्रेनिंग हो रही है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए, ट्रेनर्स ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि उनकी भी दिमाग से दूर है कि ये नॉलेज हमको लोगों को देना चाहिए? आपको क्या लगता है? ओके, सो बहुत सेंसिटिव सवाल है, इसमें मैं अवॉइड करने का कोशिश करता है इस सवाल का, अगर इससे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को नुकसान नहीं हो रहा होता तो। बट इससे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, खास करके LIC को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसके लिए मैं सवाल का जवाब दूंगा, और ये जवाब देने से पहले मैं आपके सामने कुछ डेटा देता हूँ, और वो डेटा बता देगा कि मैं जो बोल रहा हूँ उस बात में तथ्य है या नहीं है। 2014 या 2015 तक LIC में करीब 550 SBA या डेवलपमेंट ऑफिस हुआ करते थे, जिनका कॉस्ट रेशियो 3% या 3% से कम हुआ करता था। ऐसे 550 डेवलपमेंट ऑफिस थे ऑल ओवर इंडिया। पिछले साल हमारा ऑल इंडिया SBA मीटिंग हुआ कोलकाता में, 116 लोग हो गए थे घट के। इस साल 1 अगस्त को है, आज से 15-20 दिन बाद, और वो 116 का फिगर घट के हो गया 86। मतलब 550 SBAs या डेवलपमेंट ऑफिसर्स हुआ करते थे जिनका कॉस्ट रेशियो 3% से कम था। कॉस्ट रेशियो कम होने का मतलब आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा है, कॉस्ट रेशियो हाई होने का मतलब आपका बिजनेस कम है, जो उल्टा चलता है वो ना। बॉन्ड मार्केट के और इंटरेस्ट रेट का जैसा संबंध है, वैसे कॉस्ट रेशियो और बिजनेस का संबंध है। तो आपका कॉस्ट रेशियो लो है, इसका मतलब आपका बिजनेस काफ़ी हाई है।
तो ये 550 का संख्या घट के हो गया 86 अभी, है ना, पिछले 7-8 सालों में। सेम अगर आप एजेंट्स की कॉम को देख लो तो एजेंट्स के कम्युनिटी में भी, एजेंट्स का जो परफॉर्मेंस है वो घटता जा रहा है। तो मैं यही कभी सोचता हूँ कि अगर इतने सारे ट्रेनर्स हैं, आप जैसे आपने कैसा ही कहा ना, पत्थर फेंको तो ट्रेनर मिलेगा, तो इतने ट्रेनर लोग अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं तो फिर ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है ना वो ड्यू टू सम अदर चैनल्स हो रहा है। फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज में पेंशन ग्रुप सुपर एन्यूशन हावी है, कुछ कंपनी में बैंक एश्योरेंस हावी है। तो रिटेल का जो इंडिविजुअल एडवाइजर्स हैं उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, जिनको ये ट्रेनर लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, है ना। तो अभी डेटा क्या बोलता है कि बिजनेस घट रहा है एडवाइजर्स का, इंडिविजुअल एडवाइजर्स का, है ना। तो ऑब्वियसली अगर एडवाइजर्स का बिजनेस घट रहा है इंडिविजुअल्स का, तो डेवलपमेंट ऑफिस का भी घटेगा, एसबीएस का भी घटेगा। और सुपर स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, अभी स्पेशलाइजेशन का भी ज़माना ख़त्म हो गया, अभी सुपर स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। तो मुझे कभी कभी यही लगता है कि इसका मेन जो मुझे जो मोटा मोटा रीज़न दिख रहा है ना, कि जिन्होंने कभी बल्लेबाजी नहीं की, अभी लोगों को बैटिंग सिखा रहे हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। जो लोगों ने कभी गेंदबाजी नहीं किया वो बॉलिंग सिखा रहे हैं, और जिनको स्विमिंग नहीं आता वो बोलते हैं पानी में कैसे तैरना चाहिए मैं सिखाऊंगा आपको। मोरल ऑफ द स्टोरी है, तो मुझे ये लगता है कि अभी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको पहले ट्रेनर का बैकग्राउंड चेक करना चाहिए कि भाई ये बंदे ने कभी खुद एक पॉलिसी बेचा है क्या, इसने खुद पॉलिसी नहीं बेचा और तुमको पॉलिसी बेचना सिखा रहा है, इसने खुद कभी एजेंट नहीं बनाया लेकिन तुमको एजेंट बनाना सिखा रहा है। अच्छा, वो इंग्लिश 2 लाइन नहीं बोल सकता लेकिन तुमको HNI का ट्रेनिंग दे रहे हो। अब देखिए कितना बड़ा ये विडंबना है, आप देखो कितना बड़ा पैराडॉक्स है कि आपको 2 लाइन इंग्लिश बोलना नहीं है। देखो हम लोग हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और सब अपनी जगह पे ठीक है, बट आज के तारीख में ज़मीनी हकीकत क्या है, अगर आपको HNI प्रोफेशनल्स के साथ अगर काम करना हो, खास करके आप जीरो लिमिट के मार्केट में अगर जाना चाहते हैं, तो आपको प्रोफेशनल कैटेगरी में घुसना पड़ेगा। तो एक तो होता है बिजनेस कम्युनिटी, बिजनेसमैन लोग, दूसरा होता है प्रोफेशनल, जैसे बिग 4 में जितने लोग काम करते हैं, बिग 4 मतलब डेलॉयट, KPMG, PwC, ये सब वगैरह में जो लोग काम करते हैं ये सब प्रोफेशनल्स हैं, फाइन। सिमिलरली लॉ फॉर्म्स, बड़े बड़े लॉ फॉर्म्स में जो लोग काम करते हैं, तो ये सब प्रोफेशनल्स हो गए। अब इनके पास आप 2 लाइन अगर इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे आप, तो आपका वो सेल तो होगा नहीं होगा बात की बात है, वो आपको एंटरटेन करेंगे नहीं करेंगे वो सब भी बात की बात है। सबसे पहले तो आप खुद आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो लो रहेगा, क्योंकि सामने वाला टाई बूट सूट लगा के बैठा है, आप उसके कॉर्पोरेट ऑफिस में जा रहे हो और उसका कॉर्पोरेट ऑफिस जो है मान लीजिए एकदम शीश महल में शीशे की बिल्डिंग है, और आप उधर जा रहे हो क्या तो हिंदी में बात करने, क्योंकि आपके अंदर 2 लाइन इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मेरे ख्याल से अच्छा, कुछ ट्रेनर को मैं देखता हूँ ऐड देते हो, क्या ऐड देते हैं मालूम है, कि 1 दिन का MDRT का कोर्स। अभी आप समझिए रंजीत जी, आप भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ऐसा कौन सा कोर्स है जो 1 दिन सीखने से आदमी एजेंट MDRT बन जाएगा? 1 दिन का ट्रेनिंग लेने से आदमी MDRT बन जाएगा? अगर ये सच होता ये दावा कि हमारे पास सिंगल डे कोर्स है, MDRT मॉड्यूल बोलते हैं हम लोग उसको, MDRT मॉड्यूल, अगर सिंगल डे की ट्रेनिंग से लोग MDRT बनते तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में तो अभी 5-10 लाख एडवाइजर्स को एजेंट बन जाना चाहिए था, क्योंकि ये ट्रेनर लोग 15-20 साल से इंडस्ट्री में, इन लोगों को कोई जुमा 8 दिन नहीं हुआ ट्रेनिंग में इंडस्ट्री में आके, है ना। तो फिर प्रॉब्लम वही है ना, कि पार्टिसिपेंट समझ नहीं रहे कि उनको कंटेंट मिल रहा है कि मोटिवेशन मिल रहा है। फाइन, उनको कंटेंट नहीं मिल रहा है, उनको मोटिवेशन मिल रहा है। तो जब वो ट्रेनिंग चल रहा होता है तो ना आग, मतलब वो एड्रेनलिन लेवल पंप करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लोगों को लगता है चलो आग लगा देंगे बाहर जाके। अरे वो समझ नहीं पा रहे हैं बेचारे कि अरे उनको ट्रेनिंग कंटेंट नहीं मिल रहा, उनको मोटिवेशन मिल रहा है। मोटिवेशन आप जैसे बाहर निकलोगे 2 दिन 4 दिन, आप 2-4 क्लाइंट को मिलोगे, वापस वही पूरा ऑब्जेक्शंस आएंगे। और अब ऑब्जेक्शंस का स्वरूप बदल गया है। अब लोग ये नहीं, जब मैं ज्वाइन किया था इंश्योरेंस इंडस्ट्री तो लोग बोलते थे NSE में पैसा क्यों नहीं डालो, PPF में क्यों नहीं डालो। अब ऑब्जेक्शंस बदल गया है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा डेटा देता हूँ। आपको मैं अगर 2015 में आके बोलता कि रंजीत जी आप 25,000 रुपये इधर डाल दो, एक एसेट क्लास है, और आपका 25,000 रुपया बढ़ के 25 लाख हो जाएगा। आप 25,000 का जुआ खेलते कि नहीं खेलते? अगर मैं आपका दोस्त हूँ तो 25,000 का खेल लेते हैं ना, क्योंकि मैं सामने क्या बोल रहा हूँ, आपका ये 25,000 रुपया 25 लाख बन सकता है। और हकीकत में बना है, बिटकॉइन ने दिया है और रिटर्न। तो अभी हमारे पास, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्रिप्टो में पैसा डालो, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इस तरह के अब ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, बहुत सारे एसेट क्लासेस के ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं। पर्सनल फाइनेंस में वीक है, ये ट्रेनर लोगों को ये नहीं मालूम है कि यार तुमको A to Z ऑफ पर्सनल फाइनेंस सिखाना है एजेंट्स को। अभी
तुम वही लेके बैठे हो कि बाप मरेगा तो क्या मिलेगा, बच्चा मरेगा तो क्या मिलेगा, और पढ़ाई लिखाई कर लोगे तो एजुकेशन प्लानिंग कर लो, चाइल्ड मैरिज का प्रोविज़न कर लो, वो सब अभी नहीं चलता सर। अभी वो ठीक है, कुछ हद तक वो चलेगा। सी प्रोडक्ट इज़ ओनली 2% ऑफ योर सक्सेस, रिमेनिंग 90% इन टुडेज डायनामिक सिचुएशन इज़ यू हैव टू एक्वायर दो स्किल्स विच मोस्ट ऑफ द ट्रेनर्स अनफॉर्चुनेटली डोंट नो। तो जैसे कि मैं आप पहले वाला क्वेश्चन पे मैं आंसर कर रहा था, कोल्ड कॉलिंग का मतलब लोग क्या समझते हैं कि घर से बाहर निकलना है। भाई कौन बोलता है तुमको घर से बाहर निकलने? कोल्ड कॉलिंग डजंट मीन यू हैव टू गेट फिजिकल यार। कोल्ड कॉलिंग इज पेटीएम ने क्या किया, डिमोनेटाइजेशन हुआ तो घर घर घुसा, फाइन, जीरो का क्या किया, कोल्ड कॉलिंग किया, लेकिन घर घर घुसा, फिजिकली नहीं, डिजिटली। तो हमको वो सब स्किल्स अभी एक्वायर करने। अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेनर लोग हैं ये इनका इंश्योरेंस का बैकग्राउंड नहीं है, और इंश्योरेंस सेल्स इज़ डिफरेंट देन अदर सेल्स। तो जब तक चल रहा था, जब कुछ सब कुछ अच्छा चल रहा था, अब दौर बदल गया, ज़माना बदल गया, लोग बदल गए। इंडिया की 100 करोड़ आबादी ऐसी जिनका एज 30 साल से नीचे है, दे आर लेस देन 30 ईयर्स। आउट ऑफ 140 करोड़ 100 करोड़ लोग ऐसे जिनका एज 30 से नीचे। अब ये आने वाले दिनों में इनका ऑब्जेक्शन और अलग अलग तरह का आएगा। हमारे ट्रेनर उसके लिए रेडी ही नहीं है। वो तो आज भी बोलते हैं कि भाई चलो एक दिन का कोर्स कर लो, MDRT कैसे होता है सिखा देंगे तुमको। अच्छा, वो आज भी वही बोलते हैं कि हम चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग, मैरिज प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, ये सब अपनी जगह पे सही है, बट इससे नहीं होगा सर। बड़े सेल्स या HNI क्लोजिंग इससे नहीं होगा, बिकॉज हम लोग बेसिक पे फ्लॉन्डर करें। A to Z ऑफ पर्सनल फाइनेंस ही हमको नहीं मालूम है। इमरजेंसी फंड कितने लोग बोलते हैं 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। 6 महीने का इमरजेंसी फंड सबके लिए थोड़ी हो सकता है। किसी के लिए इमरजेंसी फंड 2 साल का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में मान लीजिए आप अकेले कमाने वाले हैं, मान लीजिए भाभी जी हाउस वाइफ हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स भी आप पे डिपेंड हैं, आपका EMI भी चल रहा है, फाइन। तो अभी आप एक एग्जाम्पल हो जहाँ सब कुछ आप पे, आपके इर्द गिर्द है, तो आपका इमरजेंसी फंड 6 महीने का नहीं होना चाहिए, आपका 2 साल का होना चाहिए। करेक्ट। किसी और बंदे का हो सकता है, मेरे घर में मेरी वाइफ हो सकता है जॉब कर रही है, हो सकता है मेरे ऊपर कोई लोन नहीं हो, ठीक है, मेरा कोई EMI नहीं हो, तो मेरा इमरजेंसी फंड 6 महीने का चलेगा। सो पर्सनल फाइनेंस में ये सब छोटी छोटी चीज़ें अभी सीखना पड़ेगा। मेडिक्लेम, 50 टाइप के मेडिक्लेम में क्लॉजेज हैं ना। कोपे वाली पॉलिसीज़ है आज के तारीख में, फ्लोटर पॉलिसीज़ हैं, नो क्लेम बोनस वाली पॉलिसीज़ हैं। तो ये सब जो पर्सनल फाइनेंस की नीति ग्रिटीज़ हैं, ये भी हमको सीखना पड़ेगा ताकि हम क्लाइंट्स के ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाएँ और फिर उनको कन्वर्ट कर पाएँ। उनके लिए बेस्ट क्या है ना, तो विच मीन्स ट्रेनर लोगों का, अनफॉर्चुनेटली ट्रेनर लोग आज तक वही वी आर ऑल, इंग्लिश में कहावत है ना, वी आर ऑल एंकर टू द पास्ट। अभी भी वही सब सिखा रहे हैं जो 20 साल पहले रिलेवेंट हुआ करता था या 10 साल पहले रिलेवेंट हुआ करता था। ज़माना बदल गया, दौर बदल गया। अनफॉर्चुनेटली ये लोग वक्त के साथ कदम मिला के नहीं चल रहे हैं। यही रीज़न है मेरे ख्याल से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो एजेंट लोग का नुकसान हो रहा है या डेवलपमेंट ऑफिसर्स का नुकसान हो रहा है। अभी इनको ट्रेनिंग बेसिकली, मुझे ऐसा लगता है ना कि ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स को ऐसे बंदों से लेना चाहिए जो लोग खुद इंश्योरेंस या तो बेच चुके हैं या एडवाइज़र रह चुके हैं खुद, या खुद डेवलपमेंट ऑफिसर रह चुके हैं, जिन्होंने एजेंट अपॉइंट किया है, जिन्होंने जॉइंट कॉल्स किए हैं, जो क्लाइंट मीटिंग कर चुके हैं और आज भी ज़मीनी हकीकत से टच में है। वरना तो आप यूट्यूब में जाके कुछ भी सीख लो है ना, कोई भी पुराना 15 साल वाला फंडा उठा दो ट्रेनिंग का, आप ट्रेनर बन जाओ, कौन रोक सकते हैं आपको? कोई, देयर इज़ नो रेगुलेशन टू स्टॉप यू फ्रॉम ट्रेनिंग। यू डोंट नीड अ लाइसेंस टू बिकम अ ट्रेनर इन इंडिया एटलीस्ट, यही सब वजह है जिसकी वजह से लोग, इंडस्ट्री भी सफ़र कर रही है। ट्रेनर्स तो शायद सफ़र नहीं कर रहे हैं, वो तो बना रहे हैं पैसा, बट इंडस्ट्री सफ़र कर रही है और एजेंट्स और डेवलपमेंट ऑफिसर सफ़र कर रहे हैं। यस, नहीं, बहुत बड़ी बात है अनिल जी। मतलब कि मुझे ऐसा लगता था कि कोल्ड कॉलिंग का ज़माना ख़त्म हो गया है। कोल्ड कॉलिंग का ज़माना तो चल रहा है अभी भी, लेकिन उसका रूप बदला है एकदम। फिजिकल से ये वर्चुअल हो गया है। जैसे पेटीएम सबके घर में घुसा, जीरोदा सबके घर में घुसा, तो हम तो कुछ और ही करने की कोशिश कर रहे हैं। एब्सोल्युटली करें, बहुत बढ़िया। मैं तो बोलता हूँ फ्यूचर कोल्ड कॉलिंग का है। करेक्ट। और वो लुंगी मॉडल का ज़माना गया, मैं इसको लुंगी मॉडल बोलता हूँ। लुंगी मॉडल से मेरा क्या मतलब आता है, एक डेवलप, जब हम लोग LIC में नए ज्वाइन किए थे, 35 साल पहले की बात है या 30 साल पहले की बात है, एक बहुत बड़े डेवलपमेंट ऑफिसर हुआ करते थे बॉम्बे में। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रहे। उनके घर में, उनके पास 30 या 35 एजेंट्स थे और उनके घर में 30 सेट ऑफ, क्योंकि उस ज़माने में लोग बरमूडा नहीं पहनते थे घर में ना, लोग लुंगी पहना करते थे, तो उनके घर में 30 सेट लुंगी था। तो लुंगी क्यों था 30 सेट, क्योंकि एजेंट्स लोग रात को उनके घर आते थे, खाना पीना होता था, धमाल मस्ती होता था, रिलेशनशिप रैपो बिल्ड होता था और फिर उन एजेंट्सों से ये बिज़नेस करवाते थे डेवलपमेंट ऑफिसर्स। तो मैं उसको लुंगी मॉडल बोलता हूँ, विच मीन्स रिलेशनशिप मॉडल। आप पहले रिलेशनशिप डेवलप कीजिए, फिर उनसे बिज़नेस करवाइए। अब लुंगी मॉडल नहीं चलता। अब नाउ यू हैव टू ऐड वैल्यू। आपको अगर
इनको अगर एडवाइज़र बनना है तो ये पहले देखेंगे कि अनिल झा के साथ जुड़ने से मेरे को फ़ायदा हो सकता है क्या, अगर नहीं होगा तो नहीं बनेंगे. सो द वर्ल्ड हैज़ बिकम वेरी प्रैक्टिकल, वेरी मटेरियलिस्टिक, एंड इफ यू आर स्टिल अटैच टू दोज ह्यूमन वैल्यूज़ ऑफ 90s, यू आर नॉट इन टच विद ग्राउंड रियलिटीज़. करेक्ट. सो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई अनिल जी. मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपने हमारी गेस्ट प्लेस तो देख ली, कहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ वो तो देख लिया, लेकिन कहाँ पर बैठ के हम डिसीजंस लेते हैं, हमारा जो कैबिन है, क्यों ना वहाँ पे चले. मैं अगला प्रश्न वहाँ से पूछता हूँ. आइए. सो अनिल जी, मैंने जहाँ तक आपको गौर किया है, आपने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली हैं, आप ट्रेनिंग को बहुत वैल्यू भी देते हैं, आप ट्रेनिंग के इम्पोर्टेंस को समझते हैं. मुझे एक चीज़ बताइए अनिल जी कि आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कोई ट्रेनिंग लेते वक्त, कोई ऐसा नॉलेज मिला हो और आपको लगा हो कि ये कोई ऐसा नॉलेज मिला है जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था कि ये नॉलेज मेरे को मिलना चाहिए, और वो नॉलेज आपको मिला और आपने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया हो, ऐसा कुछ याद आता है आपको? यस. सो मुझे याद है, मैंने डेवलपमेंट ऑफिसर्स के कम्युनिटी में एक वर्ड बहुत अच्छे से फैलाने में मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ. बराबर आप बोल सकते हैं कि मैंने उस वर्ड को वायरल कर दिया. मैंने उसको मैं 7 ईयर सिंड्रोम बोलता हूँ. 7 ईयर्स सिंड्रोम मतलब ये होता है कि मैं देखता हूँ कि एक एजेंट का लाइफ है, मैं आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एक्सेप्शन, मैं जनरल बात कर रहा हूँ. सो जनरली होता कैसा है कि आदमी कोई एडवाइज़र बनता है तो पहला 10 साल, वो 10 ही साल उसका लाइफ होता है अप्रॉक्सीमेटली. फाइन. उसके बाद या तो उस स्टेज पे आकर या तो रुक जाता है या उसका डी ग्रोथ चालू हो जाता है, फॉर वेरियस रीजंस, लेट अस नॉट गेट इनटू दैट, बट उसका डी ग्रोथ चालू हो जाता है. या और मेजॉरिटी लोग का डी ग्रोथ ही होता है, स्टेबल नहीं होते वहाँ जाकर, वो रुकते नहीं. इसी आप मुझे भी मेरा पर्सनल मतलब नॉलेज और जानकारी भी यही बोलता है कि आप रुक नहीं सकते, या तो आप आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में या पीछे रह जाएंगे, है ना. आप एक जगह पे रुक नहीं सकते. आप बोलेंगे मेरे पास 100, मैं आपको एग्जांपल को इसको को रिलेट करता हूँ फाइनेंस से, चूँकि आप फाइनेंस फील्ड इंडस्ट्री से हैं. मान लीजिए आज आपके पास 1000 रुपये है और अगले साल भी आपके पास 1000 रुपया ही है, करेंसी नोट 1000 रुपये का, तो 1000 रुपया नहीं रहा अगले साल, तो 1000 रुपया आपका घट के हो गया 6% से घट गया आपका इन्फ्लेशन से. तो वैसे ही अगर आप एक जगह पे हैं तो आप घट रहे हैं ना, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हो या किसी भी इंडस्ट्री में, आप एक जगह पे रह ही नहीं सकते. तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि ये एजेंट्स का एक लाइफ है, ये डेवलपमेंट ऑफिसर्स को समझना है कि उनका एक शेल्फ लाइफ है. आप कोई भी एजेंट, अब मान लो अपने मैं खुद अपना आपको बताता हूँ, मैं अपना खुद की टीम को जो मैं स्टडी करता हूँ, मुझे 37 ईयर्स अभी कंप्लीट हो जाएंगे अगले महीने में. तो मैंने देखा जो 1990s में जो एजेंट चल रहे थे, उस दशक में जो चल रहे थे 1990 से लेके 1999 तक, उन 10 सालों में जिन्होंने अच्छा बिजनेस किया, MDRT किया, या उस ज़माने में MDRT बहुत बड़ी बात होती थी क्योंकि तभी COT का चर्चा नहीं था इंडिया में, नो. तो जो लोगों ने MDRT किया वो आके अटक गए 99-2000 आते आते. 2000 से लेके 2009-10 तक जो लोगों ने बिज़नेस किया, वो 2011 से 2020 में वो लोगों ने बिज़नेस नहीं किया. नए सेट ऑफ एजेंट्स आते गए हर दशक में नए सेट ऑफ एजेंट्स आए, उन्होंने मेरे टीम को ग्रोथ दिया या मेरे यूनिट को ग्रोथ दिया. और ये मेरे साथ ही नहीं है, देयर इज समथिंग कॉल्ड 7 ईयर सिंड्रोम. और मैं ये सभी डेवलपमेंट ऑफिसर्स को या SBS को बोलता हूँ कि आप भी अपना डेटा स्टडी करिए. आपकी यूनिट, आपने मान लो जो 30 साल पहले LIC में आप DO बने या एडवाइज़र SBA बने, तो आपने तभी से लेकर आज तक जितने एडवाइज़र्स बनाए उसमें से 80% तो आपके पहले 5 साल में टर्मिनेट हो जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली. जो 20 बचते हैं वो 7 ईयर सिंड्रोम से गुजरते हैं ना, जो 20% गुजरते हैं. 7 ईयर सिंड्रोम से मेरा ये मतलब है, शुरुआत के साल में बहुत अच्छे से काम करते हैं क्योंकि रिन्यूअल कमीशन नहीं होता, तो NB से ही उनको घर चलाना होता है या बाकी अपने पर्सनल खर्चे चलाने होते हैं, लाइफस्टाइल मेंटेन करना होता है. बाद में अब तो क्या हो गया है कि बहुत सारे एवेन्यूज़ आ गए हैं. लोग लाइफ इंश्योरेंस से स्टार्ट करते हैं, फिर कोई म्यूचुअल फंड में घुस जाता है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस में घुस जाता है, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम और रेवेन्यू हो जाते हैं. तो ये भी वजह है अभी इसका मतलब 7 ईयर सिंड्रोम का. बट ये 7 ईयर सिंड्रोम सिर्फ आज से नहीं चल रहा है, जब से म्यूचुअल फंड आया या जब से हेल्थ इंश्योरेंस आई है. 1990 से मैं स्टडी कर रहा हूँ डेटा मेरी टीम का, और मैं बाकी यूनिट्स में भी देखता हूँ जो एजेंट 90 के दशक में काम कर रहा था वो 2001 से 2010 में ही काम किया. विच मीन्स अगर हम रिक्रूट नहीं करते रहेंगे और हम रिप्लेस नहीं करते रहेंगे एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर, तो हम अटक जाएंगे एक स्टेज पे आके. यही वजह आज मेजॉरिटी डेवलपमेंट ऑफिसर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे. सेम अप्लाइज टू एजेंट्स कम्युनिटी. आप देखिए एजेंट्स कम्युनिटी में भी क्या है, आप किसी प्रोस्पेक्ट को आप 2-3 बार से ज़्यादा फ़ोन करना ठीक नहीं है आज के ज़माने में ना, वो पीछे पड़ने वाली बात हो जाती है.
और फिर आप मान लीजिए मैं एडवाइज़र हूँ, मुझे आपका नाम नंबर कहीं से मिल गया, मैंने आपको 2-3 दफ़ा फ़ोन किया, आपने फ़ोन नहीं उठाया, उसके बाद मैं अगर नंबर बदल के आपको कॉल करता हूँ तो इससे बड़ा बेवकूफ़ी और क्या होगा ना बिज़नेस में। बिकॉज कस्टमर प्रॉस्पेक्ट आपका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, आप समझिए बात को। ही इज़ नॉट रेडी टू बाय राइट नाउ, फाइन, दैट्स वन। ऑल्टरनेटिवली ही डजंट सी वैल्यू इन व्हाट यू टॉक, ठीक है। इसमें से कुछ भी रीज़न हो सकता है। लेट अस नॉट अगेन गो इनटू द रीज़न। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमको प्रॉस्पेक्ट रिप्लेस करना है, चेज़ नहीं करना है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, चेज़ करने की आदत पड़ी है। अब ज़माना आ गया है कि हमको चेज़ नहीं करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए। विच मीन्स इफ सर्टन सेट ऑफ इफ यू हैव लेट अस सी यू हैव अ सेट ऑफ 100 प्रॉस्पेक्ट्स और उसमें से मेजॉरिटी लोग आपका फ़ोन अभी नहीं उठा रहे हैं, आपसे बात बिजनेस करने को अभी रेडी नहीं है, नो प्रॉब्लम, पुट देम इनटू द ब्रॉडकास्ट लिस्ट। आप उनको अपना, फॉर्चुनेटली मैं वापस बोलता हूँ, टेक्नोलॉजी सब चीज़ में आपको टेक्नोलॉजी मदद कर सकता है। आप उनको ब्रॉडकास्ट, देखो आपने उनको 3 बार फ़ोन किया, आपका नंबर तो सेव कर लिया भाई साहब ने, प्रॉस्पेक्ट ने, फाइन। अब उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल दीजिए। अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आप क्या कीजिए, डालने के बाद उनको महीने में कोई भी, आइडियली सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे ऑफ एवरी मंथ सुबह 11 बजे एक दो प्यारा मैसेज कोई भेज दीजिए, एनीथिंग विच इज़ सोशल, विच इज़ मोटिवेशनल, नथिंग टू डू विद बिजनेस, फाइन। सो नाउ यू आर इन टच विद द प्रॉस्पेक्ट विदाउट इंट्रूडिंग इनटू हिज प्राइवेसी, फाइन। आप उनको भूलने को अलाउ नहीं कर रहे हैं अपने आप को, फाइन। ही कैनॉट फॉरगेट यू नाउ बिकॉज सेकंड सैटरडे ऑफ एवरी मंथ एंड फोर्थ सैटरडे ऑफ एवरी मंथ आपने प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया। सुबह 11 बजे उनको आपका मैसेज जा रहा है तो व्हाट्सएप पे, इट इज़ इधर रिलेटेड टू सोशल, it is some social message or some motivational inspirational message, but and it has got nothing to do with business. आप अगर इस तरह से किसी को हैमर करते रहेंगे ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू, मोटिवेशनल मैसेजेस, सोशल मैसेजेस, आप थोड़ा कल्पना कीजिए, आपको ही मैंने, आप मेरे प्रॉस्पेक्ट हैं, आप मेरे से खरीद नहीं रहे कुछ, मैं आपको साल 2 साल 3 साल ऐसे मैसेज भेजता रहूँगा, क्या होगा आपके मन पे? 2 साल 3 साल बाद आप क्या सोचेंगे? हाँ, मेरे दिमाग में तो ये आएगा, दिस इज अ कंसिस्टेंट मैन, काम तो कर रहा है अपने काम में तो लगा हुआ है, कंसिस्टेंट कुछ, है ना। मैं आपको आपकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फ़ोन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको छेड़ नहीं रहा हूँ, मैं आपको पॉलिसी लेने नहीं बोल रहा हूँ, आपको म्यूचुअल फंड खरीदने नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने नहीं बोल रहा हूँ। एट द सेम टाइम मैं आपको अपने आप को भूलने को अलाउ नहीं कर रहा हूँ। यू कैन नॉट फॉरगेट मी नाउ। करेक्ट। सो वी शुड स्टॉप चेसिंग एंड स्टार्ट रिप्लेसिंग द प्रॉस्पेक्ट, यू नो। आप एक ही गन्ना को कितनी बार मशीन में डालेंगे? पहले बार मशीन में डालते हैं, ज़्यादा जूस निकलता है, दूसरी बार थोड़ा कम निकलता है, तीसरी बार और कम निकलेगा, चौथी बार नहीं के बराबर निकलेगा, 5वें 6ठे बार आप गन्ने को सेम डालते रहोगे मशीन में, क्या जूस निकलेगा? तो प्रोस्पेक्ट को रिप्लेस करना है सर, चाहे वो डेवलपमेंट ऑफिसर हो या एडवाइजर हो। यू हैव टू कीप रिप्लेसिंग, नॉट चेजिंग। चेजिंग का ज़माना चला गया। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अगेंस्ट डिसेंसी एंड अगेंस्ट ग्रेस एंड डिग्निटी टू ऑफ डूइंग बिजनेस। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और दरअसल क्या होता है अनिल जी, ये जो आपने बात बोली बहुत टेक्निकल बोली है और लोग इसको समझते नहीं हैं और इसी वजह से डीमोटिवेट हो जाते हैं। दिस इज द बिगेस्ट रीजन, लोग छोड़ के चले जाते हैं काम, डीमोटिवेट हो जाते हैं। और ट्रेनर लोग, मैं आपको जिससे बोल रहा था ना थोड़ी देर पहले, कि जिसने बल्ला नहीं पकड़ा वो बल्लेबाजी सिखा रहा है, जिसने गेंद नहीं फेंका वो गेंदबाजी सिखा रहा है। भैया आपको किसने कहा कोल्ड कॉलिंग करने के लिए आपको फील्ड में उतरना है? किसने कहा? अरे ज़माना कहाँ से कहाँ चला गया यार। आप अभी भी कोल्ड कॉलिंग के लिए मैदान में उतरते हो, रोड सड़क पे उतरते हो। कौन बोल रहा है यार आपको रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाने की? क्या जरूरत है यार आपको? घर बैठे, मैं आपको बोल रहा हूँ, इंडिया की 100 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया का ऐसा जिनका एज 30 साल से नीचे है, विच मीन्स दे आर ऑल टेक फ्रेंडली गाइस, फाइन। और अगर नहीं है कोई, अगर 4 साल का भी बच्चा जो होता है ना, 3 साल का बच्चा, वो भी आईपैड पे सर्फ करता है यूट्यूब पे, उसको क्या देखना है? 2 साल 3 साल के बच्चे लोग सर्फ कर रहे हैं यार इंटरनेट को। आप कौन से ज़माने में कि बोलते हैं चलो अभी रेलवे प्लेटफॉर्म पे चलते हैं एजेंट बनाने को या पॉलिसी बेचने को? गया यार। I mean, those things no longer work. If you want to grow fast, I am not talking of the जिनके सपने सिर्फ दो टाइम की रोटी तक सीमित रह जाते हैं, मैं उन एजेंट्स की, एडवाइजर्स की बात नहीं करता हूँ। जिनको ओला, उबर और पेटीएम बनना है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, उनको टेक्नोलॉजी का मदद लेना पड़ेगा, या जीरोधा बनना है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, तो टेक्नोलॉजी का हेल्प लेना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे, यू कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली। बहुत बढ़िया। सो बहुत ही वैल्यूएबल आंसर दिया अनिल जी आपने। अब मैं आपको लेके जाना चाहूँगा एक ऐसी जगह पर जहाँ से मेरी टीम काम करती है। अच्छा। और वहाँ पर जाकर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ। तो अनिल जी, मैंने जब BITV चैनल शुरू किया तो शुरुआती दिनों में मैंने इंटरव्यूज़ लेना जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स का चालू किया, तो बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर्स के मैंने इंटरव्यू लिए, लेकिन मुझे ऐसा कोई डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं मिला जिसने कि आपके जितनी जो है ग्रोथ की हो।
मुझे मेरी नज़र में नहीं आया या मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि डेवलपमेंट ऑफिसर ने ज़बरदस्त ग्रोथ की है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी ग्रोथ का रीज़न क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरे लाइफ को भी आप 37 इयर्स के करियर को आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। इनिशियल फर्स्ट मे बी 13-14 इयर्स, जहाँ मैं रिलेशनशिप मॉडल पे काम करता था, बिकॉज वी ऑल आर एंकर टू द पास्ट, और जो सीख के आए थे, जो ट्रेनर लोग सिखा रहे थे, वही हम लोग कर रहे थे। और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि हाउ मेनी पीपल आई नो, मैं कितने लोगों को जानता हूँ। मान लीजिए मैं बिहार से आता हूँ, तो बिहार के कितने लोग हैं बॉम्बे में, उसमें से मैं कितने लोगों को जानता हूँ, तो मैं रिलेशनशिप मॉडल पे कितने लोगों के साथ काम कर पाऊँगा। तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ है आज अप्रॉक्सीमेटली। इसमें से मान लेते हैं कि 125 करोड़ लोग आपके मेरे काम के नहीं है, बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजन आइदर दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन, और दे आर वेरी सीनियर सिटीजन, और दे आर वेरी स्मॉल, सो बिजनेस करने लायक नहीं है। लेकिन जो 5 करोड़ के टॉप लोग हैं जिनके साथ आप बिजनेस कर सकते हैं, उनके तक आप कैसे पहुँचेंगे? फिजिकली पॉसिबल है? 3 करोड़, 2 करोड़, 3-4 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ लोगों को फिजिकली चल के मिलना और उनके साथ बिजनेस करना, बट फिर भी उनके साथ बिजनेस किया जा सकता है। जीरोधा ने यही करके बताया। मोतीलाल ओसवाल इज़ नॉट अ बैड ब्रांड, इट्स अ गुड ब्रांड रादर, राइट। बट जीरोधा ने क्या किया कि वो उसने देखा कि मैं मोतीलाल को अगर फॉलो करूँगा तो मुझे भी 30 साल लग जाएंगे 3% मार्केट शेयर लाने ब्रोकिंग इंडस्ट्री का। तो उसने बोला चलो हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं, और हम क्या करते हैं, मोतीलाल को, जो मोतीलाल ने 30 साल में किया उसका डबल या ट्रिपल हम लोग कर लेते हैं 10 साल में, और वही उन्होंने कर बताया, विच मीन्स उन्होंने टेक्नोलॉजी का हेल्प लिया नो। तो आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप मैन्युअली जैसे आप अभी मेजॉरिटी लोगों के पास ये स्ट्रैटेजी नहीं है कि वो जानते हैं कि टॉप 5 करोड़ लोगों के पास पैसा है इंडिया की आबादी का, राइट। अब वहाँ तक पहुँचे कैसा? ये जिस दिन उन्होंने इसका ये बोलते हैं ना, वंस यू क्रैक दिस कोड, कि भाई मुझे सिर्फ अपने रिलेशनशिप मॉडल पे या जिनको मैं जानता हूँ उनके साथ बिजनेस नहीं करना है, बिकॉज फिर मेरी दुनिया लिमिटेड हो जाती है, सीमित हो जाती है, मेरा ग्रोथ सीमित हो जाता है। तो कोल्ड कॉलिंग पे ध्यान देना चाहिए। और मैंने सारे कोल्ड कॉलिंग के मेथड्स है ना, टेक्नोलॉजी मेथड्स अडॉप्ट किए, कुछ फिजिकल थे, कुछ डिजिटल थे। तो ईमेल, अभी उस ज़माने में जैसे व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था 2010 में इंडिया में, तो मैंने 70 लाख लोगों को SMS भेजा था। 70 लाख है मुंबई, 1 सिटी अलोन 7। और उस ज़माने उस टाइम में DND भी नहीं हुआ करता था। हालांकि कोई DND से डरता नहीं है आज के तारीख में, बट DND नहीं हुआ करता था, डू नॉट डिस्टर्ब नहीं था। तो विच मीन्स तभी भी मैंने यही किया था, क्या ईमेल, व्हाट्सएप नहीं था तो SMS, IVRS, एजेंट्स रिक्रूटमेंट के लिए IVRS यूज़ करता है, इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सर्विस। तो हमको कोल्ड कॉलिंग को ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप टेक्नोलॉजी वगैरह अडॉप्ट कर लेते हो तो एक प्रॉब्लम और, जो एक चैलेंज जो और है, जो वो भी ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है। और दूसरा चैलेंज क्या है, आज जब मैं जूम पे जुड़ता हूँ ऑल ओवर इंडिया के साथ ट्रेनिंग के लिए, एजेंट्स और एडवाइजर्स और डेवलपमेंट ऑफिसर्स के साथ, तो मुझे लोग एक बाउंसर डालने की कोशिश करते हैं, सर मैं तो छोटे शहर से हूँ, तो यहाँ तो बड़ी पॉलिसी बिक नहीं सकती। अभी एक एग्जांपल और देता हूँ, मैं 8 दिन पहले एक डेवलपमेंट ऑफिसर से बात कर रहा था, चंडीगढ़ के हूँ, मैं नाम जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ, चंडीगढ़ के। 8 दिन पहले मेरी उनसे बात हो रही थी, सैटरडे की बात है ये। मैं सैटरडे की सुबह मुझे बोले कि यार अनिल, यहाँ तो मोस्टली लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो यहाँ तो बड़ी पॉलिसी कैसे बेचेंगे हम, तो यहाँ छोटी छोटी पॉलिसी बिकती है और यहाँ जितना हो सकता है उतना हम कर रहे हैं। तो मैं बोला आपको बड़ा बिजनेस करना है, वो यहाँ करना है। तो मैं बोला आपको किसने बोला आप चंडीगढ़ में ही रह के सिर्फ चंडीगढ़ का इंश्योरेंस कर सकते हैं? आप चंडीगढ़ से, राइट। पंजाब का एक फैमिली ऐसा है कि जिसका कोई फ्रेंड या रिलेटिव कनाडा में या UK में नहीं होगा, हाँ, विच मीन्स। और आपके शादी में कितने लोग आए थे? मैंने अगला सवाल पूछा, तो बोले करीब 500 फैमिलीज। तो मैं बोला वो 500 की 500 फैमिली आपको एक रेफरल दे सकती है NRI का मिनिमम, विच मीन्स अगर आपके पास, आप एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर और आपके पास सिर्फ 50 एजेंट है और हर एजेंट का सिर्फ 500 फैमिलीज है कॉन्टैक्ट में, विच इंक्लूड्स फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेबर्स एंड कलीग्स, नॉट नेसेसरली प्रॉस्पेक्ट्स एंड क्लाइंट्स, फाइन। तो वंस यू ओपन द माइंड, द अपॉर्चुनिटीज ओपन, यू जस्ट हैव टू ओपन द माइंड, वन माइंड ओपन्स, अपॉर्चुनिटीज ओपन ना। तो मैंने इनको बस कहा कि समझो आपके पास 50 एजेंट है, हर एजेंट सिर्फ 500 फैमिली को जानता है, एंड दे, आई एम अगेन रिपीटिंग, दे मे नॉट बी योर क्लाइंट्स, दे कैन बी योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कलीग्स, पास्ट एंड प्रेजेंट एंड प्रॉस्पेक्ट्स एंड क्लाइंट्स ऑल पुट टुगेदर। आप भी 500 लोगों को जानते होंगे रंजीत जी, राइट? करेक्ट। अब पंजाब में कोई बंदा है और अगर 500 आदमी को जानता है, तो ये 500 लोग में से 490 लोगों का कोई ना कोई या तो क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव या तो कनाडा में होगा, UK में होगा, जिसके साथ NRI बिजनेस पॉसिबल है। तो ये 500 के 500 एजेंट्स NRI बिजनेस इंडिया में 0 इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं।
खाली माइंड खोलना है, पहले माइंड को कमांड देना है। एक बार आपका सॉफ्टवेयर ठीक हो गया ना तो हार्डवेयर अपने आप काम करेगा। प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर अभी भी नहीं बोल रहा है एनआरआई बिजनेस क्या है। तो मतलब अच्छा, एनआरआई लोग कहाँ से खरीदते हैं? एलआईसी से खरीदते हैं वो लोग चंडीगढ़ से नहीं खरीदते, सिलीगुड़ी पटना से नहीं खरीदते, हैदराबाद सिकंदराबाद से नहीं खरीदते, उनको एलआईसी से मतलब है। आप कौन इंडिया के कौन से स्टेट आए हो? आप अयोध्या में बैठ के एजेंसी के चला रहे हो या पटना में या दरभंगा मधुबनी में बैठ के चला रहे हो, उनसे क्या मतलब है उनको? ये तो हमारे मन का वहम है जो हमको छोटा रखा हुआ है। विच मीन्स cold calling is the solution to all these challenges. Cold calling along with technology, you know, a combo of both. It all, जैसे मैंने आपको, it also solves your problem of कि मेरे शहर में और वाकई you know कुछ सिटी स्टेट ऐसा है, फॉर एग्जांपल मैं बिहार को बिलोंग करता हूँ, वहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है, नहीं। अब आपको अगर बड़ा पॉलिसी बेचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ स्किल्स एक्वायर करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल इंग्लिश स्पीकिंग थोड़ा बहुत आना चाहिए, क्योंकि आप एनआरआई के साथ बिजनेस कैसे करेंगे? अभी आपको बताता हूँ, 67% ऑफ मॉरिशस पॉपुलेशन इज फ्रॉम बिहार। मॉरिशस का 67% लोग कहाँ के हैं? बिहार। उनका जड़ बिहार है। उनके कोई ना कोई पिताजी दादाजी कोई ना कोई बिहार से माइग्रेट किया। आप समझो एक कंट्री है, उसका 67% पॉपुलेशन कौन सा है? एक स्टेट का है, कहाँ? इंडिया का। तो आप कॉन्टैक्ट निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कुछ स्किल्स एक्वायर पड़ेंगे। आपको इंग्लिश नहीं आता, ठीक है, आप एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर बोल देते हो मुझे इंग्लिश नहीं आता तो मैं अप्रोच नहीं करूँगा। भाई तो आपको इंग्लिश सीखने से कौन रोकता है? अब आपको फिजिकली भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंग्लिश तो आप इस पर सीख सकते हो, अभी ऑनलाइन सीख सकते हो, घर बैठे बैठे लोग इंग्लिश सिखा रहे हैं आजकल। अभी आपने कहा कि पत्थर फेंकने से एजेंट ट्रेनर मिलता है, राइट है? तो पत्थर फेंकने से ट्रेनर मिलेगा ना, घर बैठे बैठे आप इंग्लिश सीख लो ना। एक बार आपने इंग्लिश सीख लिया तो आप दुनिया भर में एनआरआई है, करीब 3.5 करोड़ एनआरआई ऑल ओवर इंडिया, सॉरी ऑल ओवर वर्ल्ड। हर साल करीब 30-35 लाख लोग इंडिया छोड़ रहे हैं। ये मिडिल क्लास के लोग मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अल्ट्रा HNI छोड़ रहे हैं वो अलग, बिकॉज एक इंडियन का एवरेज पर कैपिटा इनकम क्या है? $2,300 अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपया। फाइन, 90% ऑफ इंडियंस अर्न लेस देन 2.5 लाख रुपीज़ पर एनम। ये आपके क्लाइंट कैसे बन सकते हैं? फाइन, आप विच मीन्स 90% लोग आपके क्लाइंट बन ही नहीं सकते हो। 10 साल का 2.5 लाख ही कमाते हो, वो घर चलाएंगे कि आपसे पॉलिसी कर देंगे? फाइन, अब आप तो ये एक समस्या है, एक चैलेंज है आपके लिए। दूसरा, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा? अगर बड़ा बेचना है तो आपको अपनी ये जो सेल्फ एस्टेब्लिश्ड बाउंड्री है, ये पैराडाइम जो आपने बना रखा है, इससे बाहर निकलना है आपको। और बाहर निकलने के आपको क्या करना पड़ेगा? छोटे स्किल्स एक्वायर करने पड़े। इंग्लिश स्पीकिंग सीख लो। अगर आप पंजाब के हो, केरला के हो, गुजरात के हो, ये सब स्टेट का एक फैमिली मुझे बता दीजिए जिसका कोई क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड इंडिया से बाहर नहीं है। कितना आसान है बिजनेस। अरे महाराष्ट्र में मुझे बता दीजिए, आप और मैं आज बॉम्बे में, ठीक है, आप 500 लोगों से पूछ लीजिए आप एक एनआरआई को जानते हो क्या? उसमें से 400 लोग बोलेंगे हाँ मैं कम से कम एक एनआरआई को जानता हूँ। विच मीन्स आपका एनआरआई बिजनेस बॉम्बे में रहे। अच्छा, जब आप रेफरल लेके काम करते हो ना तो जूम पे मीटिंग क्लोज होता है। यू डोंट हैव टू ट्रैवल फिजिकली टू क्लोज एनआरआई सेल्स नाउ, गॉन आर दोज डेज। और मेरे टीम के बंदे कर रहे हैं। अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ लोग दुबई जाते हैं, अबू धाबी जाते हैं, सिडनी जाते हैं, वो अलग बात है, बिकॉज दे वॉन्ट टू हैव बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। बट दे स्टार्टेड विथ वॉट 2.5 years ago, जब मैं रियलाइज़ किया एनआरआई बिजनेस तो अब जूम पे हो सकता है, नहीं तो मैंने अपने बंदों को ट्रेनिंग देना चालू किया। भाई चलो तुम महाराष्ट्र के हो तो महाराष्ट्र में जाके अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट में जितने भी लोग हैं उनसे जाके आप बात करो कि भाई आप किसी एनआरआई को जानते हैं क्या? क्योंकि अभी तक हमने क्या किया, कोई 20 साल से एजेंट है तो वो 20 साल से भले एजेंट है, लेकिन वो रेफरेंस किसका मांग रहा है? एक इंडियन दूसरे इंडियन का रेफरेंस मांग रहा है। आप मेरे क्लाइंट है, मैं आपको बोलूँगा मुझे रेफरेंस दो, आप किसका देंगे? कोई बॉम्बे का दूसरे आपकी किसी दोस्त का दे देंगे। आप ये नहीं बोलेंगे मैं एक एनआरआई का देता हूँ। सो यू हैव टू प्रोवोक योर क्लाइंट्स और प्रॉस्पेक्ट्स और द एक्वेंटेंसेस और द फ्रेंड्स एंड द रिलेटिव्स कि भाई मुझे एनआरआई का रेफरेंस चाहिए। क्यों चाहिए? उसका फिर रीज़न बताओ। बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, यहाँ इक्विटी का रिटर्न बेटर है, डेट का रिटर्न बेटर है। ऑफकोर्स एक चैलेंज और है, क्या रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है, वो आपको अभी वो स्किल्स भी आपको सीखना पड़ेगा। क्या ये डेप्रिशिएटिंग रूपी को कैसे हैंडल करने का ऑब्जेक्शन को, विच मीन्स इन द बिजनेस का। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ अगर डेवलपमेंट ऑफिसर और एजेंट्स ये छोटे स्किल्स एक्वायर कर लेना तो छोटे शहर में, आज भी बॉम्बे में, आज भी इंडिया में जितना अगले आने वाला मुझे जो दिख रहा है ना 7 साल, और मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ, जब से जूम पे हम लोग एटॉमिक ग्रोथ का ट्रेनिंग चालू किया हम लोग यही बोल रहे हैं कि इंडिया का अगला 10 साल जो ग्रोथ होगा वो Tier 2 और Tier 3 सिटीज से होगा। फॉर वन सिंपल रीज़न, सारा इंफ्रा वहीं बन रहा है। रोड्स, नेशनल वेज, सी वेज, सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो वहीं हो रहा है नो। अब यूपी एक एग्जांपल है, 17 एयरपोर्ट बनने हैं उधर, 9 आर ऑलरेडी फंक्शंस, 8 आर अंडर कंस्ट्रक्शन, जिसमें से 9 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। राइट, अयोध्या किसी ज़माने में
इकोनॉमिकली बैकवर्ड माना जाता था, अयोध्या इज़ द मोस्ट हैपनिंग प्लेस नाउ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज लाखों लोग अभी उसमें रोज हर दिन आएंगे जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास ओपनिंग होगा, विच मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ऑलरेडी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो चालू हो गया। मैं दरभंगा का बिलोंग करता हूँ बिहार में, ठीक है। 1.5 साल पहले 2-2.5 साल पहले एयरपोर्ट खुला वहाँ पे, उससे पहले मैं 6 साल तक बिहार नहीं गया था, पिछले 1.5 साल में 3 बार जा चुका हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत कन्वीनियंट हो गया, एयरपोर्ट पे उतरो 50 मिनट में घर पहुँच जाओ। तो अब हमारे जैसे लोग जब ट्रैवल करते हैं तो वहाँ के लोकल लोगों को फ़ायदा होता है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स चलेंगे और हाईवे पे ढाबास चल रहे हैं। मैं जब जाता हूँ तो देखता हूँ लैंड का प्राइस, मुझे लोग बोलते हैं 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो गया, 10 टाइम्स हो गया जो हाईवे टच है, विच मीन्स इकोनॉमिक खुशहाली सब जगह आई है भाई। ग्रोथ इंडिया का कहाँ होगा? Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में। तो एक तो ये समझना है डीओ को, और फिर भी आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर और एडवाइज़र, तो आप अपने माइंड को ओपन कीजिए, एनालाइज का रेफरेंस दीजिए और जूम पे बैठ के ग्रोथ कीजिए। स्टार्ट उससे कीजिए, एक बार आपका स्टार्ट हो गया फिर उसको आप बिल्ड कर सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं ना प्रॉस्पेक्टिंग के, जो आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू फिजिकली ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू डू बिजनेस विद एनालाइज नाउ। गॉन आर दोज डेज। अनफॉर्चुनेटली लोग मानने को तैयार नहीं कि इतना आसानी से बिजनेस हो सकता है, बिकॉज पीपल आर यूज्ड टू वर्किंग हार्ड एंड गेटिंग रिजल्ट्स। बहुत बढ़िया। तो मुझे ये समझ में आ रहा है अनिल जी, एक तो दिमाग को खोलना है, जो आपने खोला, दिमाग को खोलना है, टेक्नोलॉजी का उपयोग लेना है। मुझे बड़ी हैरानी हुई सुन के अनिल जी कि 70 लाख आपने कहा, 7 लाख कहा क्या, जिनको आपने मैसेज भेजी, 70 लाख लाख लोगों को आपने SMS खाली बॉम्बे में। तो इतना कौन करता है? इतने लोगों के साथ कोल्ड कॉलिंग कौन करता है? और घर से बाहर निकलने की जरूरत क्या है कोल्ड कॉलिंग के लिए? बहुत बढ़िया। आपने एटॉमिक ग्रोथ की बात की तो उसके ऊपर भी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आइए यहाँ पे बैठते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछता हूँ मैं। पहले तो अनिल जी मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, आपने जो आपकी ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है एटॉमिक ग्रोथ के नाम से, इसका नाम जो आपने बहुत ही इंटेलिजेंट नाम रखा है, मतलब एटॉमिक ग्रोथ यानी कि मल्टीपल बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। तो वेरी इंटेलिजेंट नेम। अब आपका क्या इसमें आपका फ्यूचर प्लान क्या है एटॉमिक ग्रोथ में? आपका एडवर्टाइजमेंट तो डेली बेसिस पर फेसबुक और सब जगह सोशल मीडिया में दिखता है। व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान? ओके, सो सबसे पहले तो ये एटॉमिक ग्रोथ ये कंपनी मेरे डॉटर का इनिशिएटिव है। सी हरसेल्फ CFA लेवल 1 क्रॉस करके उन्होंने फिर ये एटॉमिक ग्रोथ चालू किया। शी इज़ ऑल्सो मास्टर्स इन फाइनेंस, तो उनका ये इनिशिएटिव है। और ऑफ कोर्स एज अ फादर I help my son also and I help my daughter also obviously, so हर पेरेंट करता है इसमें, कोई मतलब अजूबा चीज़ नहीं कर रहा हूँ। हर पेरेंट अपने बच्चों को सपोर्ट करता है, उसी श्रृंखला में मैं भी अपने डॉटर को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो एटॉमिक ग्रोथ इज़ हर कंपनी, हर बेबी चाइल्ड। सो एटॉमिक ग्रोथ ऑब्वियसली आपने जैसे कहा ना, तो हमको मल्टीप्लाई करना है ग्रोथ को और एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है। और हमको खुद के, हमारा टारगेट ही नहीं कि हमको ग्रो करना है, लक्ष्य है कि हमको कैसे छोटे से छोटे एडवाइज़र जो आज बेचारा डर रहा है कि मैं HNI को कैसे अप्रोच करूँ, वहाँ तक पहुँचना है। क्यों? क्योंकि कुछ डेवलपमेंट ऑफिसर्स अभी भी पैराडाइम में ऑपरेट कर रहे हैं। उनका पैराडाइम ये है कि मेरा एजेंट अंग्रेजी नहीं जानता। भाई एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर मेरा काम क्या है? एज अ लीडर मेरा काम क्या होता है? मेरे फॉलोअर्स को वहाँ ले जाना जहाँ खुद से नहीं जाएंगे। फाइन, दिस इज़ माई प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं अगर उनको पुश नहीं करता हूँ तो एडवाइज़र्स जो करते आ रहे हैं वही करते रहेंगे और फिर तो वही मिलता रहेगा जो मिलता है। फाइन, एंड देन वी विल हैव नो राइट टू कंप्लेंट कि मेरे एडवाइज़र्स ग्रो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ग्रो करने के लिए जो माहौल चाहिए वो चाहिए। तो इसके लिए एटॉमिक ग्रोथ एक सबसे पहला इनिशिएटिव अभी क्या चालू किया है, कॉफ़ी के दाम पे ट्रेनिंग। फाइन, और ये कॉफ़ी के दाम पे ट्रेनिंग सिर्फ बॉम्बे में नहीं मिलेगा, सिर्फ डिजिटल नहीं होगा, ये फिजिकल होगा। इन द सेंस कि अभी हम लोग ने लास्ट संडे की बात है, ऐसे 4-5 दिन पहले हमने ये लॉन्च किया कॉफ़ी के दाम पे ट्रेनिंग। और मेरे डॉटर ने जूम पे आके सबको समझाया कि कैसे आप 200 रुपया पर एजेंट के हिसाब से सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूट किया, सिर्फ 200 रुपीज़ पर एडवाइज़र पर एजेंट। और आप जहाँ भी हो, इंडिया के जिस कोने में हो, उस कोने में आपका ट्रेनिंग होगा फिजिकली। राइट, और आपको क्या सीखने मिलेगा? जो हम लोग ऑनलाइन डिजिटली टॉप ऑफ द टेबल एजेंट्स को सिखा रहे हैं आज एटॉमिक ग्रोथ पे, जो COT MDRT एजेंट्स को, कॉर्पोरेट क्लब एजेंट्स को सिखा रहे हैं, वो आपके एजेंट्स को वो लेवल का एक्सपोजर मिलेगा। वरना आपका एजेंट तो कुएं का मेढक बन के ही रह जाएगा। वो अगर आप बोलते हैं मैं दरभंगा का हूँ, मैं पटना का हूँ और मेरे एजेंट इंग्लिश नहीं समझते, मैं भी इंग्लिश नहीं समझता और इसके लिए मैं कुएं का मेढक ही बन के रहना चाहता हूँ, तो वो एक अलग चीज़ है। बट एटॉमिक ग्रोथ
का विजन है कि हमको अभी घर घर घुसना है, गांव गांव घुसना है, और लोगों को अगर हम 5% लोगों को भी उधर से निकालने में सक्सेसफुल हो गया तो हमारा मकसद पूरा हो गया ना। सो दैट्स पॉइंट नंबर 1, कॉफ़ी के दाम पे ट्रेनिंग। सेकेंडली हम लोग अब कोलैबोरेट करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना कि मेजॉरिटी ट्रेनर जो हैं वो ना बल्लेबाजी, वो खुद बल्लेबाजी किए नहीं लेकिन बल्लेबाजी सिखा रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों के साथ, सभी के साथ कोलैबोरेट करें। हम अभी हमारा इसी सिलसिले में आप देखिए लाज़ारस डायर ट्रेनिंग एकेडमी के साथ कोलैबोरेशन हो गया, हिमांशु जोशी जी के साथ हो गया, एंड वी विल कोलैबोरेट रादर देन कॉम्पीट, यू नो, कि क्योंकि कोलैबोरेशन में ट्रेनिंग कंपनी का फ़ायदा से ज़्यादा फ़ायदा होता है पार्टिसिपेंट्स का, बिकॉज जब इकोनॉमी ऑफ स्केल काम करता है तो आप पर एडवाइज़र या पर पार्टिसिपेंट कॉस्ट कम हो जाता है ना। करेक्ट। तो हमको इकोनॉमी ऑफ स्केल का फ़ायदा पहुंचाना है पार्टिसिपेंट्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकले इससे बाहर। क्योंकि देखिए LIC का मार्केट शेयर तभी बढ़ेगा जब मेजॉरिटी एडवाइज़र्स और मेजॉरिटी डेवलपमेंट ऑफिसर्स मेन स्ट्रीम में आएंगे। आज लोग डरते हैं कि हम NRI के साथ बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, हम HNIs के साथ बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, HNIs इंग्लिश बोलता है, मेरे को इंग्लिश आता नहीं है। सो ये पैराडाइम को तोड़ना है, और इसके लिए कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है इंडिया का, फॉर 2 रीजंस। 1, मैं आपको तीसरी बार शायद ये बोल रहा हूँ कि 100 करोड़ लोग 30 साल से नीचे के हैं। 2, सेकेंड रीज़न, आज नहीं तो कल इंडिया में इनहेरिटेंस टैक्स आएगा। फाइन, आज नहीं तो कल, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। फॉर 1 सिंपल रीज़न, इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, और आज से नहीं है ये, दिस हैज़ बीन अ प्रॉब्लम हिस्टोरिकली, यू नो, जब से मुझे ज्ञान आया तब से इंडिया में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम रहा है। फाइन, अब इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम क्यों है इंडिया? बिकॉज बजट डेफिसिट काफ़ी हाई होता है। इंडिया की गवर्नमेंट जितना खर्च करती है उससे कम कमाती है। फाइन, अगर आपका इनकम खर्चे से कम है तो आप हमेशा डेफिसिट में चलते रहोगे। फाइन, और जब डेफिसिट जैसे जैसे बढ़ता है इन्फ्लेशन बढ़ता है। फाइन, तो अगर आपको ये सब मतलब एजेंट लोग को हमको यही, अभी इन्फ्लेशन जो गवर्नमेंट का बढ़ रहा है, वो इन्फ्लेशन को अगर गवर्नमेंट को कम करना है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? बजट डेफिसिट कम करने का पड़ेगा। बजट डेफिसिट कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। डायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है, लोग चिल्ला रहे हैं। GST में भी लोग चिल्लाना चालू कर दिए, वो सब चीज़ पे GST आ गया। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? टॉप 1% को पकड़ेगी जिसके पास 22% वेल्थ है इंडिया का। फाइन, आज जितने वेल्दी लोग हैं, चाहे वो अंबानी हो या अदानी हो, इन लोग का डिविडेंड यील्ड, इनका जो इक्विटी एसेट्स है इसके ऊपर इन लोग सिर्फ 0.82% टैक्स भर रहे हैं। 0.82। टॉप 10, अगर आप टॉप 100 कंपनी देख लेना निफ्टी में या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, मार्केट कैप के हिसाब से, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, तो टॉप 100 कंपनीज कितना टैक्स भर रहे हैं उनके इक्विटी एसेट्स का? 0.82%। आप और मैं गए मिडिल क्लास का आदमी 20, 25, 30, 39% तक भर रहा है अगर इनकम आपका 5 करोड़ से ज़्यादा एनुअल इनकम। तो अभी इनहेरिटेंस टैक्स जब लाए, क्योंकि इनके पास क्या होता है, इनको टैक्स क्यों लग रहा है? इन लोग कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं अंबानी और अदानी को। इन लोगों को टैक्स क्यों कम कर लग रहा है? क्योंकि इनके पास जो भी एसेट्स हैं, चाहे इक्विटी हो, उसमें अनरियलाइज्ड गेन है। फॉर एग्जांपल, अनरियलाइज्ड गेन का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने मान लो रिलायंस का शेयर आपने 100 रुपये में खरीदा और आज 10,000 रुपया हो गया, ठीक है? तो आपको टैक्स कब तक नहीं लगेगा रिलायंस के शेयर पे? जब तक आप शेयर बेचते नहीं हो और प्रॉफिट बुक करते नहीं हो, ठीक है? अब आपका 100 रुपये का चीज़ 10,000 तो हो गया, लेकिन आप बेच नहीं रहे हो, तो इट इज़ एन अनरियलाइज्ड गेन। सिंस इट इज़ एन अनरियलाइज्ड गेन, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स। और पीढ़ी दर पीढ़ी वो आप क्या करो, इनहेरिटेंस, वो जो आपका एस्टेट है आप अपने बच्चे को पास ऑन कर रहे हो, उसका बच्चे को नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर रहा है, गवर्नमेंट को ठेंगा मिल रहा है इसमें। तो गवर्नमेंट, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में आज हो रहा है, इनहेरिटेंस टैक्स आता है। आप जब गुजर जाओगे तो आपका जो एस्टेट है, आपका जो इनहेरिटेंस है, जो आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास करो, दैट जनरेशन हैज़ टू पे द टैक्सेस। जब भी ये आएगा, चाहे, और मुझे लगता है बहुत जल्दी आ जाएगा, हो सकता है 2024 में आ जाएगी, है ना, या 2025 में आ जाएगा ये मैक्सिमम। देयर इज़ नो अदर मैजिक पॉइंट दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू गेट ओवर इन्फ्लेशन इन सुपर क्विक टाइम, है ना। और ये एक रास्ता है जिसमें लोग गवर्नमेंट सुपर क्विक टाइम, बिकॉज ही इंडिया का 1% पॉपुलेशन है जो सिर्फ एयरक्राफ्ट में चलता है। एरोप्लेन में आज कितने लोग चलते हैं? 1% लोग। 1% लोगों का ही नेटवर्थ 1.5 करोड़ से ज़्यादा है इंडिया में। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी छोड़ दें आप, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड फ्लैट का आप कीमत छोड़ दें, खाली 1% का नेटवर्थ कितना है? 1 करोड़ 44 लाख से ज़्यादा। 1% ही लोग ऐसे हैं इंडिया के टॉप 1% जो 22% जिनका इनकम है इंडिया के टोटल इनकम, और नीचे का 50% लोग सिर्फ 13% कमा रहे हैं। तो आप समझिए कितना ये जो गैप एंड इनइक्वालिटी का गैप, ये बहुत ज़्यादा है। और जब तक ऊपर वालों को टैक्स के नेट में नहीं जाएगी गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, और रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन नहीं घटेगा। और
इंडिया इसी तरह से ना सफ़र करती रहेगी और ये इससे इसका विच मीन्स आज नहीं तो कल इनहेरिटेंस टैक्स आएगा। अब इनहेरिटेंस टैक्स आने से क्या होगा, टर्म प्लान नहीं बिकेगा, क्योंकि टर्म प्लान क्या होता है, आज नहीं तो कल मैच्योर हो जाता है आपके एज 60, 65, 70, 75 पे। ग्लोबली होल लाइफ पॉलिसी ज़्यादा क्यों बिकती है, बिकॉज पॉलिसी होल्डर के मरने के बाद होल लाइफ का जो पैसा मिलता है वो जाता है इनहेरिटेंस टैक्स का लायबिलिटी चुकाने में। तो HNIs और सुपर HNIs जो अल्ट्रा HNIs जो इंडिया में आज इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं, वो लोग लाइन लगा के इंश्योरेंस लेंगे इंडिया में, चाहे वो प्राइवेट से लें या LIC से लें, जो उनके पास पहले पहुंचेगा और जो उनको कन्विंस कर पाएगा कि वाई दे शुड बाय फ्रॉम यू। तो होल लाइफ प्रोडक्ट इसके लिए ज़्यादा बिकते हैं अब्रॉड में, बिकॉज लोगों को मरने के बाद ये डर होता है कि मेरा जो इनहेरिटेंस है, मान लो मैं 1000 करोड़ छोड़ के जा रहा हूँ, और इनहेरिटेंस टैक्स कितना है मालूम है, कुछ कंट्री में 60% तक है। बीच में से अगर आप 100 करोड़ का एस्टेट छोड़ जाते हैं अपने बच्चे के लिए, तो उसको 60 करोड़ रुपया इनकम टैक्स भरना, उसको सॉरी एस्टेट इनहेरिटेंस टैक्स भरना, नॉट इनकम टैक्स। अब वो 60 करोड़ कहाँ से लाएगा, एसेट डिस्ट्रेस सेल करना पड़ेगा, या तो आप डिस्ट्रेस सेल करो, एसेट बेचो और गवर्नमेंट का लायबिलिटी क्लियर करो, या आप इंश्योरेंस ले लो 60 करोड़ का, तो आपका टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाएगा आपका मरने के बाद। सो इनहेरिटेंस टैक्स आएगा। ये 2-3 वजह है जिसके वजह से लगता है मुझे कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में शैशे मोमेंट आएगा। नो, शैशे मोमेंट से मेरा क्या मतलब है, आप देखिए शैम्पू बहुत ज़माने से बिकता है। जब आप और मैं छोटे थे तो बोतल में बिकता था, नो, और वो बोतल तभी इंडिया में उतनी डिस्पोजेबल इनकम लोगों का उतना नहीं हुआ करता था, तो बहुत कम लोग शैम्पू यूज़ करते थे। लेकिन जब शैम्पू शैशे में आने लग गया 1 रुपया 2 रुपये में, उनका राताराती FMCG कंपनीज का सेल मल्टीप्लाई हो गया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया। तो इंडिया का सैशे मोमेंट अब आएगा इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, कब, जब गवर्नमेंट इनहेरिटेंस टैक्स लाएगी, बिकॉज 1% of the people who have 22% of the income, they will start buying insurance. And they will buy endowment products because they will need money upon their death so that their next generation can set off the tax liability of the government. यही है सर। तो एटॉमिक ग्रोथ का यही विजन है सर कि हमको घर घर पहुंचना है, गांव गांव पहुंचना है, कॉफ़ी के दाम में ट्रेनिंग देना है, और जो बेचारा कमज़ोर एजेंट है, जो कमज़ोर डेवलपमेंट ऑफिसर है, वहाँ तक पहुँचना और उसको ट्रेन करना है। क्योंकि जब तक LIC का ग्रोथ नहीं होगा, उसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे जैसे लोग, एडवाइजर्स या डेवलपमेंट ऑफिसर, वी कैन नॉट ग्रो इन आइसोलेशन फॉर लॉन्ग, यू नो। हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट है किसमें, हमारी इंडस्ट्री ग्रो हो, हमारी कंपनी ग्रो हो, क्योंकि मेरी कंपनी नहीं ग्रो होगी तो मैं अकेला कब तक ग्रो करूँगा। करेक्ट। सो आई हैव वेस्टेड इंटरेस्ट and Atomic Growth has a vested interest that insurance industry grows and LIC of India grows exponentially. So this is our vision for Atomic Growth. बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। अनिल जी, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत कुछ आपसे सीखने के लिए मिला। मीन्स ऐसी चीज़ें जो हमें पता ही नहीं है कि हमें ये पता होना चाहिए। कई सारे एंगल में ऐसी सारी बातों की जानकारी मिली और आपका विजन बहुत बड़ा है, नो डाउट अबाउट इट। आप एक विजनरी व्यक्ति हैं और आपने प्रूव भी करके दिखाया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अनिल जी कि आपने अपना समय निकाला और आप हमारे ऑफिस में आए। माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। DITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।